Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams as well as for the preparation of NEET, NET or for class 11th, class 9th. Okay, so in previous lecture we discussed about tuberculosis, है ना? What exactly the tuberculosis is, what are the types of tuberculosis, I mean about active tuberculosis and latent tuberculosis, stages of tuberculosis you can say, as well as what are the symptoms of tuberculosis. We had already discussed this in our previous lecture. Okay, so in this lecture we are going to discuss about different kind of tuberculosis as well as about their pathogenesis. Okay, which is very important from exam point of view, competitive exam point of view, है ना? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना? और ये क्या करता है, ये एक्टिव रहता है हमारे जब कोई ट्यूबरकुलोसिस जिसको है टीबी, एक्टिव टीबी है, जब वो स्नीज करे, कफ करे, लाफ करे तो उसके जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स है वो जब हमारे एयर में जाएंगे, है ना, एयर द्वारा जब वो ट्रांसमिट होंगे तो उससे क्या होता है, टीबी स्प्रेड होती है। लेकिन टीबी इतनी इजीली स्प्रेड नहीं होती है, इतनी कॉन्टेजियस होती है, इतनी कॉन्टेजियस नहीं होती कि बहुत टाइम जो आप किसी के साथ स्प्रेंड कर रहे हो, ओके, टीबी किसको एक्टिव टीबी है तब कहीं जाकर के ऐसा होता है कि टीबी उसको हो जाए, वरना तुरंत किसी से कांटेक्ट में आओ और तुरंत टीबी हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, आज हमें डिस्कस करना है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। हमने कल देखा अबाउट एक्टिव एंड लेटेंट, है ना? एक्टिव और लेटेंट में हमने क्या देखा कि मान लीजिए अगर हमारे बॉडी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाया एयर आ भी जाते हैं, है ना, तो भी अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो हमें इन्फेक्ट नहीं करेंगे, वो लैटेंट भर के हमारे बॉडी में रहेंगे, है ना, ड्वेल करेंगे। क्योंकि इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग, ओके, उनको वो मौका नहीं मिलेगा कि वो अपने आप को क्या करे, इन्वेड करे बॉडी के अंदर, अपने आप को बढ़ाए, है ना, उनको ये मौका नहीं मिलेगा, तो वो हमारे बॉडी में क्या रहेंगे, डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे, ये होता है। और तब तक वो क्या रहता है, लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है। और लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस जनरली 100% में से मैं कहूँ तो 90% ऐसा ही होता है कि वो लाइफ टाइम लैटेंट बन के ही रहे और वो एक्टिव नहीं होती। बस अगर कोई ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह इसके कांटेक्ट में है, या फिर आप कह लो किसी को HIV हो जाए, या फिर किसी को कैंसर से इन्फेक्ट हो जाए, डायबिटीज़ मेलिटस हो, तो उससे क्या होता है, दीज डिजीज ऑलवेज टारगेट अवर इम्यून सिस्टम, है ना, ये हमेशा हमारा इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं, उसको लो करते हैं। तो जब इन डिजीज़ की वजह से आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, तब ज़रूर ऐसा होगा कि वो जो लैटेंट टीबी है उसको मौका मिलेगा। लैटेंट टीबी मतलब हमारे अंदर जो बैक्टीरियम अभी भी है उनको मौका मिलेगा कि अब वो अपने आप को ग्रो करे, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, सप्रेस हो चुका है। और फिर ये ज़रूर हो सकता है कि हमारी लैटेंट टीबी जो है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। वरना अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो लैटेंट ही रहती है, कभी कभी एक्टिव भी अगर प्रॉपर मेडिकेशंस मिले तो वो लैटेंट बन जाती है और वो लैटेंट बन के ही रहती है। ओके, सो लेट्स डिस्कस। तो इन एडिशन टू एक्टिव और इनएक्टिव, मतलब यहाँ पे लैटेंट और एक्टिव टीबी की बात हो रही है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीबी, इसके अलावा भी और टाइप्स के टीबी होते हैं, इंक्लूडिंग द मोस्ट कॉमन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, है ना। हमने तो अभी तक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग में ही स्प्रेड हो, है ना। हमारे बॉडी के कई पार्ट्स में ऐसा है कि जहाँ जहाँ पर बैक्टीरियम पहुँचता है उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वहाँ वहाँ पर वो टीबी का इन्फेक्शन कर दे, अगर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम लो है। ओके, bacterium can also affect other parts of our body beside the lungs, causing extra pulmonary tuberculosis, है ना। तो अगर लंग्स के अलावा और कहीं पर आपका ये बैक्टीरियम पहुंच रहा है और ये डिजीज फैला रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ओके, सबसे पहला उसमें आता है मेनिंगिटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ब्रेन, है ना। आपके बॉडी में, ब्रेन में, जो ब्रेन के ऊपर, स्कल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। वो मेनिंजेस में अगर मान लीजिए आपका बैक्टीरियम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अंदर गया और वो आपके ब्रेन के मेनिंजेस में पहुंच गया और वहाँ पे जाकर अगर उसने इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया, मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से वो अपने इन्फेक्शन करने में कामयाब भी रहा, सक्सेस भी रहा, तो उससे जो होगा डिजीज़ वो कौन सी होगी, मेनिंगिटिस होगी, है ना। बहुत सीवियर हम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज एडिसन डिजीज एंड एड्रिनल ग्लैंड कंडीशन, है ना। किडनीज के ऊपर आपके जो टोपी होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जो कॉर्टिसोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ पर अगर पहुँचता है ये बैक्टीरिया तो वो कौन सा डिजीज़ करेगा, एडिसन्स डिजीज़, है ना। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, अगर लीवर में इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो वो क्या करेगा, हेपेटाइटिस करेगा। तो ये तो हो गया डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा भी होते हैं कई सारे। ओके, आई कैन से एक्सेट्रा हियर। नेक्स्ट इज हमको आज डिस्कस करना है वो है पैथोजेनेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है।
When a person inhales, जब पर्सन गहरी सांस लेगा अंदर की तरफ, एयर दैट कंटेन्स ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कंटेनिंग एम ट्यूबरक्लोसिस, मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट ड्रॉपलेट्स, है ना। क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए उस एयर में, उसके सलाइवा में वो ड्रॉपलेट्स है, किसके, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, तो जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं बिकम लॉज इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होंगे वो तो ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाएंगे, जैसे नोज है, आपका थ्रोट है, जो ट्रैक्ट है रेस्पिरेटरी, ऊपर ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहीं पर रह जाएंगे, वेयर इन्फेक्शन इज अनलाइकली टू डेवलप। और नोज में और थ्रोट में रह के वो कभी इन्फेक्शन नहीं बना सकते। स्मॉलर ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई में रीच द स्मॉल एयर सैक्स, लेकिन जो स्मॉलर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाइज है उनके पास इतनी क्षमता होगी कि वो छोटे छोटे एयर सैक्स, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एल्वियोलाइज की, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने कल डिस्कस किया था ना कि एल्वियोलाइज क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन अगर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स है तो वो वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, वेयर इन्फेक्शन में बिगिन, और वहाँ पर वो अपना इन्फेक्शन बना सकते हैं। इन द एल्वियोलाई सम ऑफ द ट्यूबरक्ली बसाइली आर किल्ड। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, एल्वियोलाई के पास भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वहाँ पर तो वो कुछ ट्यूबरक्ले बसाइली को मार डालेगा, बट अ फ्यू मल्टीप्लाई इन द एल्वियोलाई, लेकिन कुछ ऐसे बचेंगे जो मल्टीप्लाई करेंगे एंड एंटर द लिम्फ नोड्स एंड ब्लड स्ट्रीम्स, और हमारे लिम्फ नोड में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, खून में पहुंचेंगे एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और फिर वो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा, लिम्फेटिक फ्लूइड जहाँ जहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ पर ये फैलेंगे। बसाइली में रीच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग एरियाज वेयर टीबी इज मोर लाइकली टू डेवलप, है ना। वो हर वो पार्ट में पहुंचेगा जहाँ पे टीबी डेवलप होने की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता है। ओके, जैसे अपर पोर्शन ऑफ लंग्स, लंग्स के ऊपर वाली पोर्शन में, किडनी कह लो, है ना, जहाँ एड्रिनल ग्लैंड में, ब्रेन में, बोन्स में, यहाँ पर विद इन 2 to 8 वीक्स, 2 से 8 हफ्तों के बीच। हाउएवर द बॉडी इम्यून सिस्टम यूजुअली इंटरवेन्स, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, हॉल्टिंग मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर स्पीड। लेकिन अगर हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छी है तो वो मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल से हॉल्ट कर देगी, रोक देगी, और उसके स्पीड को, जो उसका स्पीड है बढ़ने का, उसको होने से भी रोक देगी। कब? अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। एट दिस पॉइंट द पर्सन हैज़ लैटेंट टीबी, और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो टीबी एक्टिव टीबी ना बन करके वहीं पर लैटेंट टीबी बन के रह जाएगी, मतलब बैक्टीरियम आपके बॉडी में है लेकिन वो कैसा है, डॉर्मेंट है, स्लीपिंग मोड में है। देन सम पीपल विथ लैटेंट टीबी, LTBI है ना, मतलब लैटेंट टीबी इन्फेक्शन डेवलप्स टीबी डिजीज लेटर। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में टीबी डिसीज डेवलप कर लेते हैं। इट डेवलप्स व्हेन द इम्यून सिस्टम कैन नॉट कीप द ट्यूबरक्ले बसाइली अंडर कंट्रोल। आपके इम्यून सिस्टम में अगर वो कंट्रोल ना बचा, वो पावर ना बची कि वो उनको कंट्रोल में रखे, तो फिर क्या होगा, इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाएगा और वो क्या हो रहेंगे, रैपिडली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। मोस्टली जिनको HIV होता है, जिनको डायबिटीज़ मेलिटस होता है, या फिर जो पहले कैंसर से पीड़ित रहे हो, उनको बहुत जल्दी ये डिजीज़ होती है। टीबी से बहुत जल्दी उनकी टीबी एक्टिव होती है, या फिर जो ज़्यादा स्मोकिंग करता है। कभी कभार क्या होता है कि अगर आपकी एक्टिव टीबी है, आपने उसका प्रॉपर मेडिकेशंस ले लिया, तो वो लैटेंट बन जाती है आपकी बॉडी में, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और वो लैटेंट बन जाती है। लैटेंट बनने के बाद अगर मान लीजिए आपको HIV इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कभी कैंसर हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को लो कर देगी, और जब इम्यून सिस्टम को लो करेगी तो माइक्रोबैक्टीरियम को भी मौका मिल जाएगा अपने आप को बूस्ट अप करने का, अपने आप को स्पीड अप करने का, और फिर आपको दोबारा से वो टीबी एक्टिव हो सकती है, और फिर वो, है ना, आपकी बॉडी में रह सकती है एक्टिव बन के। लेकिन अगर एक्टिव नहीं है और वो लैटेंट है, और आपको ये सारे इन्फेक्शंस भी नहीं है जिससे आपका इम्यून सिस्टम लो हो रहा है, तो लैटेंट हमेशा लैटेंट ही बन के रहेगी। बहुत कम रिस्क होता है कि वो एक्टिव बने। 90% लैटेंट टीबी बन के ही रहती है। ओके, और ये माइक्रोबैक्टीरियम कैसे हैं, अगर किसी एक्टिव टीबी का पेशेंट है और उससे अगर ये माइक्रोबैक्टीरियम एयर ड्रॉपलेट्स में आए, तो एक टाइम तक ये क्या करते हैं, एयर में घूमते रहते हैं, उसके बाद ये सरफेस पे पहुंच जाते हैं। सरफेस पे पहुंचने के बाद इतना कुछ वो नहीं है कि वो किसी के अंदर एंटर करेंगे, फिर वो पावर नहीं बचती है। जब तक वो आपके एयर में है, जब तक वो आपके एयर में घूम रहे हैं, तब तक पूरे चांसेस है कि जो जो उसको अपने अंदर ले ले, उसके अंदर लैटेंट टीबी डेवलप हो जाता है। ओके, और आजकल तो इसके ऊपर वैक्सीन भी बन चुकी है, बच्चों को भी दे दी जाती है, BCG है, डॉट्स भी होते हैं। ओके, तो ये उसके कुछ वैक्सीनेशन भी है टीबी को बचने के लिए, उसके अच्छे खासे मेडिकेशंस आ गए हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग टीबी से ही मरते हैं। ओके गाइस, सो दिस वर ऑल अबाउट टीबी। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग एक लेक्चर लेकर आएंगे। ओके, तब तक बने रहिए प्लीज़ गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी।